वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सतनाम जोहार। वैसा मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। ब्रिजेन सिंह साहब आगरा से, बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजेन सिंह साहब। बहुत जसबीर शुक्रिया। भाटिया साहब अमेरिका से, भाटिया साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ टी आर खुटी साहब जुड़े हुए हैं नोएडा यूपी से। उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उस महान शख्सियत का नाम बताना चाहूंगा। उनका आज निर्वाण दिवस है। जोगेंद्र नाथ मंडल, वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1904 को, और 5 अक्टूबर 1968 को 64 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। आज उनका निर्वाण दिवस है और वो पाकिस्तान के पहले लॉ एंड लेबर मिनिस्टर थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को संसद भवन में भेजने का उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, योगेंद्र नाथ मंडल जी का। तो आज उनके निर्वाण दिवस के अवसर पर हम उनकी जीवनी का, उनके जीवन का प्रेरणादायी जीवन संघर्ष को लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले ब्रिजेन सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि आज उनका निर्वाण दिवस है और हर महान पुरुषों का जो जीवन है वो समाज को एक नई आईना, नई प्रेरणा देती है। ब्रिजेन सिंह साहब, जोगेंद्र नाथ मंडल जी की थोड़ी से विस्तार से आप उनके जीवन से लेकर उनकी जो संघर्ष है उसको लेकर आप प्रकाश डालें, ब्रिजेन सिंह साहब। हाँ जगदीश जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज ये अवसर मिला है हमें अपने एक महानतम व्यक्तित्व का, जो दलित शोषित पीड़ितों को जिन्होंने लीडरशिप दी बड़े क्रूशियल टाइम में, ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आज आपने हमको अवसर दिया है। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। हम उन्हें आज याद करते हैं तो हम अपने अतीत को भी याद करते हैं। जो कुछ हमें भूलें हुई हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, और जो हमारे सामने एजेंडा हमारी मुक्ति का सम्मान के साथ सिर उठा करके जीने का है, जो कि उनके जीवन का आदर्श था जोगेंद्र नाथ मंडल को, तो वो हमको प्रेरणा देता है। जोगेंद्र नाथ मंडल जी, जैसा कि आपने बताया है, 1904 से 1968 तक 64 साल की उम्र उनका जीवन काल रहा, और वो बहुत क्रूशियल स्टेज पर राजनीति में आए। उस वक्त उनकी उम्र करीब 33 साल की थी, और ईस्ट बंगाल से, जिसे आजकल बांग्लादेश कहते हैं, वहां से वो चुने गए। बकरगंज जगह है एक, और इसके बाद में वो इंडिपेंडेंट चुने गए थे। उस वक्त मुस्लिम लीग से नहीं थे, और वो जमाना था जबकि हिंदू मुसलमान का चरम उत्कर्ष, मतलब पूरा आग लगाए हुए थे लोग। हिंदू महासभा बहुत एक्टिव थी उस एरिया में। वहाँ गरीब हिंदू बहुत थे और गरीब मुसलमान थे, और कम्युनिज्म का प्रभाव उस क्षेत्र में ज्यादा था। तो मंडल साहब के दिमाग में ये बात आई कि ये हिंदू मुसलमान से बीमारी का समाधान नहीं होना है। ये मजदूर हों, चाहे वो मुसलमान मजदूर हों, गरीब किसान मजदूर, चाहे किसान मजदूर दलित हों, चाहे पिछड़े हों, उनको सबको एक होकर के अपनी मुक्ति का उपाय सोचना चाहिए, सत्ता को हाथ में लेना चाहिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना दूर की वो सोच रहे थे। और उसी ड्यूरेशन में वो 1940 में, आप जानते हैं, सुभाष बोस ने रिजाइन किया था कांग्रेस से। गांधी जी और सुभाष बोस की लीडरशिप में मतलब टकराव हो रहा था। सुभाष बोस को छोड़ना पड़ा कांग्रेस। तो उस वक्त उनकी आंख खुली कि ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है, गांधी जी जिसके वर्णाश्रम धर्म के सबसे बड़े संरक्षक थे उस वक्त, और गांधी जी को ऐसी ताकतें, हिंदू महासभा जैसी ताकतें यूज कर रही थी हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए। तो मंडल साहब की ये समझ में आ गया कि ये जो सांप्रदायिकता का भूत है, ये हमको डसेगा और इससे हमें बचाना है। अगर हमारे ही लोग अपने को इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति में डाल देंगे तो ये जो हमारे शोषक और शासक हैं, ये हमारा इस्तेमाल करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। ये बात उनके दिमाग में आ गई थी। तो आप ये सोचिए कितने दूर की सोचने वाले थे।
1940 के आसपास मुस्लिम लीग उस वक्त बड़ी उसमें थी। तो मिस्टर सोहरावर्दी चीफ मिनिस्टर थे, बने थे बंगाल के। और सोहरावर्दी साहब, उनका नाम था हुसैन शहीद सोहरावर्दी, 1940 में। तो उसमें मुस्लिम लीग ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। कितना सम्मान उनको दिया गया था। 1940 में जब कैबिनेट का दर्जा उनको मिला, तो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया था। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ भी इनका ध्यान गया और उन्होंने उसको संगठित किया। आगे चल करके फिर बाबा साहब के नजदीक आए। उन्होंने बाबा साहब को, अम्बेडकर को अपना लीडर माना। और आप याद होगा आपको कि जिस वक्त पटेल के जरिए कांग्रेस ने कहलवाया था कि अम्बेडकर को तो बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिड़की दरवाजे तो छोड़ दीजिए, रोशनदान भी उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। अब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आ सकता। उस वक्त जोगेंद्र नाथ मंडल ने उस चुनौती को स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था, बाबा साहब आपको ये कांग्रेस चाहे जितनी पावरफुल हो, आपको आने दे या ना आने दे, लेकिन आप बंगाल में आइए, आपको हम चुनवा करके भेजेंगे। और रिकॉर्ड वोट से बंगाल से चुनवा करके बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था। आज दलित मूवमेंट वालों को सोचना चाहिए कि अगर मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल ना होते और इतने सक्रिय ना होते, इतना प्रभाव उनका ना होता, तो बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी हैसियत कांग्रेस ने नहीं छोड़ी थी उस वक्त कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बंगाल में महाराष्ट्र से चुन करके आ सकते। तो इतना बड़ा कृतज्ञ समाज का होना चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान जब बना है 15 अगस्त 1947 में, तो 96 जो फाउंडिंग फादर हैं पाकिस्तान के, उसमें मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल एक थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान जाना इसलिए ठीक समझा, उन्होंने कहा कि ये हमारी दुर्गति इस हिंदू राज में ज्यादा होगी, इस्लाम समतावादी है, कम से कम वो हमको न्याय देंगे। तो वो गए थे और सचमुच उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। उनको पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया। उनको जिन्ना के टाइम में वो उनकी टॉप की हैसियत थी मुस्लिम लीग में। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण कुछ ऐसा हुआ कि जिन्ना की भी डेथ हो गई, आप जानते हैं, सन 48 में। और इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर लियाकत अली खान, वो आपके हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के ही थे, पंजाब से जुड़े हुए इलाके के, उनको भी गोली मार दी गई 1951 में। और पाकिस्तान जो है बड़े कठिन दौर से गुजर रहा था। वहां पर लेफ्टिस्ट फोर्सेस थे, बताते तो ये है कि लेफ्टिस्ट फोर्सेस ने उनको गोली मारी। बहरहाल उसी ड्यूरेशन में गरीब दलितों को भड़का करके मुसलमानों के खिलाफ ये दंगे जो कराए गए, और उसमें फिर नेचुरली दलितों के ऊपर भी हमले मुसलमानों ने किए। तो मंडल साहब की आत्मा बड़ी आहत हुई और उन्होंने लियाकत अली से इस बात की शिकायत की। मगर लियाकत अली खुद राजनीति में ऐसे फंसे हुए थे, वो अपने को नहीं निकाल पा रहे थे। आपको मालूम है 1951 में उनको गोली मार दी गई। तो इस हालत में फिर मंडल साहब इंडिया में वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि ये हम सांप्रदायिकता की इस राजनीति में फंस गए हैं और इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। भाग करके चाहे पाकिस्तान जाए चाहे इंडिया जाए, इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। तो लेकिन उन्होंने वो आखिरी समय तक मुस्लिम लीग से जुड़े रहे थे और बांग्लादेश में उनकी डेथ हुई। और बांग्लादेश 1964 में, मेरे ख्याल से इतना मेरा कहना काफी है। कुछ और आप जानना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया विजय सिंह साहब, आपने प्राथमिक रूप से जोगेंद्र नाथ मंडल जी को याद करते हुए हमारे देखने वालों को विस्तार से अपनी बातें रखी। मैं संतोष साहू जी हमारे साथ जुड़ पाए। संतोष साहू जी, हेलो। हाँ सर, जय मूल निवासी जी। संतोष साहू साहब अभी जी, जय मूल निवासी सुन रहे थे। जी, जय मूल निवासी। ब्रिजेन सिंह साहब की आवाज, उनके विचारों को आपने सुना अभी। मैं अगले सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूंगा कि जिस ढंग से जोगेंद्र नाथ मंडल जी भारत की इस भूमि पर बाबा साहब के हर कदम साथ देकर के उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया, उस संदर्भ में हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं
कि बाबा साहब को उन्होंने वेस्ट बंगाल से ही चुनाव जिताने का निर्णय क्यों लिया, और क्योंकि और उनको इस संदर्भ में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जी, मैं अभी काफी दूर हूँ और आगे हमको जाना है। मैं आज महाजोगीनाथ मंडल जी के इस कार्यक्रम में भाई साहब मानवता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि महामना जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जो योगदान है भारत के संविधान को लेकर, वो अस्मरणीय है, स्वर्णिम अक्षरों पे लिखा गया। अगर आज जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं होते तो शायद बाबा साहब संविधान सभा में जाने में कामयाब नहीं होते, और अगर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुंचते तो आज जो परिस्थितियां हैं भारत में, शायद ये परिस्थिति कुछ और होता। और बाबा साहब जोगेंद्रनाथ मंडल जी का मित्रता जो है, जोगेंद्रनाथ मंडल जी वर्तमान बांग्लादेश के बोरीसाल से वो बिलोंग करते थे, जो भारत पाकिस्तान बंटवारे में नियम के विरोध में भी जसोर, खुलना, बोरीसाल और फरीदपुर को दे दिया गया। और वही बाबा साहब का संविधान सभा सदस्य वहीं से बनाए गए थे। फजलुल हक सरकार में जोगेंद्रनाथ मंडल बहुत महत्वपूर्ण रहे उस सरकार में। और उन्होंने बाबा साहब को, जब बाबा साहब को लगा कि हम कहाँ से चुनाव लड़ें, क्या होगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस के बड़े नेता ऐलान किए थे कि हम देखते हैं संविधान सभा का दरवाजा, खिड़की ही नहीं वेंटिलेटर तक बंद है, देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा में पहुंचेंगे। ऐसे विषम परिस्थिति में सिंबल ऑफ नॉलेज महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जोगेंद्रनाथ मंडल जी फजलुल हक सरकार की मदद से वो 4 जिला बोरीसाल, फरीदपुर, जसोर, खुलना में बुलाकर और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से संविधान सभा सदस्य बनाकर भारत के संविधान सभा में भेजे। तो ये उपकार भारत के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासियों के वंशज हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और इससे समय समय पे धर्म परिवर्तित, ये कभी इसको भुला नहीं सकते। और महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी के किए उपकार का हम कभी चुकता नहीं कर सकते। उन्होंने जो उपकार भारत के संविधान को लेकर किया है, बाबा साहब को लेकर किया है, मैं इस मौके पे उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संतोष आहूजा। मैं टी.आर. खुडे साहब के पास लौटना चाहूंगा। टी.आर. खुडे साहब, अभी ब्रिजेश सिंह जी की बातों को आपने सुना और संतोष आहू जी की, और जिस दिन से भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपको काफी जानकारी है, मैं उस बाबत जोगेंद्रनाथ मंडल जी की जीवनी को लेकर आपसे ये जानना चाहते हैं कि जोगेंद्रनाथ मंडल जी का जो योगदान था, क्योंकि वो एक शूद्र कहे जाने वाले नमो शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, और उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा भी था अपने जो बचपन के जीवन काल में कि घर में कुछ रहे ना रहे लेकिन शिक्षा जरूर होनी चाहिए, और उन्होंने अपने उस पुत्र को पढ़ने लिखने में बहुत आगे बढ़ाया, और वो शिक्षा की देन ही थी जो उन्होंने इतनी शिक्षा हासिल करके इस मुकाम में पहुंचे, और भारत की सामाजिक व्यवस्था में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। खुडे साहब, जोगेंद्रनाथ मंडल जी को आप कैसे याद करेंगे और उनकी जीवनी के संदर्भ में प्रकाश डालेंगे? मानवता चैनल के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज पुण्यतिथि है जोगेंद्रनाथ मंडल जी का। 5 अक्टूबर 1968 को उन्होंने शरीर त्याग किया था।
ऐसे जोगीनाथ मंडल शब्द से ही हमको इस बात का एहसास होना है कि भारत में आज आजादी की बात हम सोचते हैं या इस मानव थोड़ी बहुत अधिकार की बात सोचते हैं, तो इस अधिकार युद्ध में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर इंडिया में किसी का है तो वो है जोगेंद्रनाथ मंडल। ये बात आप गांठ पकड़ के रखिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? डॉक्टर अंबेडकर पूना पैक्ट के पहले जो गोलमेज परिषद हुआ उसमें 2 मत का अधिकार मिला। अब उसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि हुआ क्या था, एक्चुअल में एक कहानी घटना क्या है। तो डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने वहां से ले आया, वहां से अधिकार तो मिल 2 मत का अधिकार। ये क्रिश्चियन को भी मिला था, मुस्लिम को भी मिला था, और जो जो डिप्रेस क्लास थे, उसमें डिप्रेस क्लास बोलते थे, उनको भी 2 मत का अधिकार मिला था। ये गोलमेज परिषद पे 2 मत का अधिकार का मतलब क्या होता है? हम एक अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेंगे और उसी क्षेत्र में जनरल का प्रतिनिधि भी खड़ा होगा, उसको भी हम वोट देंगे, मतलब 2 बार हम वोट देंगे। इससे फायदा क्या होता? जो विषमतावादी व्यवस्था है उसको जल्दी समाप्त होती, क्योंकि हम अपने ही लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता, दूसरा वोट नहीं देगा। तो अपने ही प्रतिनिधियों के बीच से जो सबसे अच्छा आदमी होगा वो चुन के जाना था। और दूसरा, जो जनरल खड़ा होगा उसको भी वोट देंगे तो वो आपके ऊपर निर्भर रहेगा उसकी हार और जीत, इसीलिए वो आपके विरोध नहीं कर पाएगा। आपके जितने भी बदलाव की आंदोलन है उसमें वो विरोध करने की क्षमता नहीं रख सकेगा। इस तरह डॉक्टर जो 2 मत का अधिकार मिला था, तो अगर वो हमें कुछ साल भी मिल गया होता, 10 साल, उन्होंने बोला 10 साल भी मिल गया होता, तो यहाँ का देश का काया पलट हो गया। लेकिन गांधी जी ने वहां पर, उनको पता चल गया कि तो कांटा मारना जरूरी तो बनिया है। उन्होंने पुणे में आमरण अनशन में बैठ गए कि नहीं भाई, मुस्लिम को दिया ठीक है, क्रिश्चियन को दिया ठीक है, लेकिन शेड्यूल कास्ट को या माने अंबेडकर या दलितों को नहीं मिलना, ये अधिकार मिलना, डिप्रेस क्लास के लोगों को अधिकार मिलना, ये गलत। वो हमारे हिंदू धर्म के अंग है। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि भाई हम नहीं है, बहुत तरह से कोशिश किया, उनको बहुत दबाव हुआ और पुणे पैक्ट अल्टीमेटली हो गया। मैं 60 में आना चाहता हूँ, अल्टीमेटली पुणे पैक्ट हो गया। पुणे पैक्ट होने के बाद पहला ही चुनाव हुआ, तो पहले ही चुनाव में पुणे पैक्ट में क्या समझौता हो गया? कैंडिडेट आपका होगा। उन्होंने ज्यादा सीट दे दिया, लेकिन वोट सब हम मिलकर चुनेंगे। कैंडिडेट आपका होगा, 4 प्रत्याशी आप चुनोगे, उसमें से जो खड़े होंगे उनको, उनमें से वो जनरल सभी लोग वोट देंगे। इसमें क्या हुआ? पहले ही में कांटा मार दिए। जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनका वोट तो डिवाइड हो गया, जो जनरल का वोट था तो वो उसको हावी करके उन्होंने हरवा करना। डॉक्टर अंबेडकर को 1946 पे जो चुनाव हुआ कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, तो नागपुर से जो गढ़ माना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर का, अंबेडकरवादियों का गढ़ माना जाता है, वहां से एक बोरकर ने हरा दिया, एक बोरकर ने उनको हरा दिया। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली से में डॉक्टर अंबेडकर, अब उसके पूरा हरा, बोरकर ने नहीं हराया, पूरी गांधीवादी व्यवस्था के लोग मिल करके उसको हराए कि डॉक्टर अंबेडकर को किसी तरह कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आना चाहिए। अगर ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आया तो भारत के संविधान ये अपनी मर्जी से, मनमर्जी से लिख देंगे, तो इनको नहीं आना चाहिए। इन्होंने उनको हरा दिया। उधर खुलना से वो जीत गए और जोगेंद्रनाथ मंडल जीत गए। और उनको पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर हार गए, तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को अपील किया कि आप मेरे यहाँ से लड़ो। डॉक्टर अंबेडकर ने उनको समझाया कि जो काम मैं करना चाहता हूँ आप करो, आप भी विद्वान आदमी हो, आप कर सकते हो, आप करो, मुझे आपके यहाँ। तो बोले नहीं, बोले कि बाबा साहब, बोले कि आपको ये काम दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, तो आप केवल आके यहाँ नॉमिनेशन भर जाओ, आपको जिताना हमारी जवाबदारी है। और ऐसा करके डॉक्टर अंबेडकर को बहुत परस्यू किया, तो डॉक्टर अंबेडकर वहां गए और जा करके उन्होंने नॉमिनेशन भरा और उस जो सीट को जिताए, तो उस सीट के जिताने वाले उनके जो
जिनके घर में बाबा साहब पहले बार गए बड़ी साल में, तो बड़ी साल में ये जो 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 वहाँ के मुखिया बोलते हैं, या उनको हम क्या बोला जाए, राजा बोलते थे, है वो हमारे थोड़ा राजपूत था, उनमें भी था। तो उन्होंने मेरे से मिले, उनसे बाद में मैं जब गया था बंगाल में, तो आए थे बंगाल, वहां से बांग्लादेश से, और उन्होंने बोले डॉक्टर अम्बेडकर को मेरी बेटी को गोद में लिए थे। उसकी बेटी को तब बड़ी हो गई थी, उसके 2 बच्चे हो गए थे, वो वहां पे बर्धमान में थे। बोले कि ये गोद लिए थे, बोले विथिका विश्वास, तो उनको भी लेके आए थे साथ में। बोले कि आप इसको डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन में आप काशीराम जी के साथ जोड़ दोगे। तो मैं इसलिए आपको कहानी बता रहा हूँ कि जिन्होंने जिताने वाले लोग थे, वो लोग भी हमसे मिल के बताए, उनकी कहानी बताए। ये क्या कहानी है? दरअसल वहां पर नमोशूद्रा नाम, जो जिसको आज हम बोल रहे हैं, वो चंडाल जाति का है, अतिशूद्रों में अतिशूद्र थे। तो उन्होंने अतिशूद्र को नमो माने बंगला में नमो बोलते हैं, अति माने नमो, सबसे छोटी, नमोशूद्रा का मतलब सबसे छोटी शूद्र, शूद्रों में अतिशूद्र, ये नमोशूद्र शब्द का। और उन्होंने बोला जब हम जाति क्यों लिखें, चंडाल क्यों लिखें, हम शूद्र हैं, तो हम वर्ण व्यवस्था, उन्होंने अपने आप को वर्ण से एक किया। ये हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर, जिसका आपने नाम सुना होगा, मोटवा संघ बनाया। अभी आपने सुना होगा ना, चुनाव चल रहा था बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का, तो हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ मोटवा संघ के माथा टेकने गए थे। ये उन्होंने समझ रहे थे मोटवा संघ, ये चंडाल लोगों को मैं माथा टेक दूंगा तो मैं ये खुश होकर के मेरे को वोट दे देंगे और मैं बदल दूंगा। लेकिन उन्होंने समझा नहीं कि जिन्होंने अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिया, हरिचंद ठाकुर ने जब अंग्रेजों से मिले, अंग्रेज लोग आए, तो अंग्रेजों को कुछ आदमी चाहिए। मैं एक तो बात बता रहा हूँ कि कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ। हरिचंद ठाकुर को बोले कि भाई, बोले कि आपके लोग क्रिश्चियन हो जाओ, तो बोले कि भाई मैं आपके अंग्रेजी में है, मेरे लोग तो हिंदी भी नहीं समझते ठीक से, थोड़ा बंगला समझते हैं, उनको आप बोलते हो क्रिश्चियन हो जाओ, तो जानते ही नहीं, वो क्या करेंगे। तो बोले भाई पहले मेरे लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, अगर पढ़ लिख जाएंगे तो उनको जो करना होगा करेंगे। तो उन्होंने स्कूल खोलवा लिया, कितनी बड़ी, सबसे बड़ी कमाल की बात। उसी में जैसे ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में हुआ ना, सेम आंदोलन हरिचंद ठाकुर ने यहाँ पर किया। इससे बड़े पैमाने में लोगों ने एजुकेशन में गए। एजुकेशन में जाने के कारण योगेंद्रनाथ मंडल उस समय उनको अच्छा जगह मिल गया और पढ़े लिखे होते रहे। तो ये कारण है लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने कहा कि भाई आपने तो पढ़ लिख गए, आप क्रिश्चियन हो जाओ, तो वो बोले कि भाई कन्वर्जन क्यों चाहिए, कन्वर्जन की बात क्यों करते हो, अगर पढ़ लिख गए हैं उनको क्या अच्छा रास्ता है वो खुद ढूंढ लेंगे। ऐसा करके अंग्रेजों को भी उन्होंने छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नील चाष की लड़ाई है। मैं तो बंगाल के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, कहानियां है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगेंद्रनाथ मंडल का कंट्रीब्यूशन इस आंदोलन में बहुत बड़ा। तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जब चुन के आए तो उन्होंने इसको अलग कर दिया पंडित गांधी जी की मेहरबानी से। क्यों अलग कर दिया? बोला कि जब अलग हो रहा था, जिन्ना ने बोला कि मैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू रेगिस्तान दे दे, देना ही चाहते हो तो रेगिस्तान दे दे, राजस्थान का आधा एरिया दे दे, लेकिन मुझे बांग्लादेश वाला उसमें पूर्वी बंगाल था, तो पूर्वी पाकिस्तान नहीं चाहिए मुझे। बोला वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो बोलते मैं बहुत अच्छा फर्टिलाइजर एरिया दे रहा हूँ, पानी है पैसे भरा पड़ा है। बोले मुझे नहीं चाहिए। क्यों देना चाहते थे? अगर वो बांग्लादेश में चले जाते, पाकिस्तान में चला जाता, तो डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनते। और यही हुआ, यही कहानी कोशिश किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर वहां गए, जाके चर्चिल से मिले, इंग्लैंड जाके चर्चिल से मिले। तो चर्चिल ने कंडीशन रखा कि भाई तुम अगर डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं अगर प्रतिनिधि बनाओगे, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया के वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य रहे। अनडिवाइडेड इंडिया, उस समय जिस समय इंडिया डिवाइड नहीं हुई थी, उस समय एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। आपने डिवाइड करने के बाद में अनडिवाइडेड इंडिया के रिमेन रहते हैं, उनकी चॉइस है कि वो किस कहाँ के रहेंगे। तो उनको एक केलकर को बैठाना पड़ा। केलकर थे एक ब्राह्मण का, वो बैठा करके
उनके जगह डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव लड़ा के आना पड़ा और ला करके फिर कंस्टिट्यूंट असेंबली में आए। तो कंस्टिट्यूंट असेंबली में कहीं उसके बाद में फिर तो सारी आगे की कहानियां तो आपको सारी जानती है। तो मेरा बताने का मतलब जोगेंद्रनाथ मंडल का इस आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं आए होते तो जो संविधान निर्माण हुआ है, आज हम जिसकी संविधान की गाना गा रहे हैं, उसकी हम बड़ी बड़ी हम बातें कर रहे हैं कि हमें अधिकार मिला, वो मिला। ये अधिकार मिलने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है जोगेंद्रनाथ मंडल का। इसलिए हम आज उनको बहुत ही नमन करते हैं कि उन्होंने हमें आजादी का रास्ता दिया, दिलाने में मदद किया, मददगार हुए। यही मैं फिलहाल इतना ही बोलना जी, बहुत शुक्रिया खोटे साहब। अब मैं जसबीर भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, अभी आपने हमारे 3 मेहमानों की बातों को आपने काफी देर से सुना है। आप अपनी आवाज को म्यूट करें भाटिया साहब। जी भाटिया साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जितने भी महान पुरुष हैं दुनिया के अंदर में, जिन्होंने सच की राह में चल करके मानवता को एक नई दिशा दी, नई राह दी, और जोगेंद्रनाथ मंडल एक ऐसे पढ़े लिखे शख्सियत थे जिनको एक पाकिस्तान में तो उन्हें देशद्रोह कहा जाता था और भारत में उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो शूद्र जाति में वो पैदा तो हुए ही थे, लेकिन जो उन्होंने मानवता के लिए जो काम किया, उस बाबत हम ये जानना चाहते हैं कि उनका आज निर्वाण दिवस है और ऐसे महान शख्सियत जिनको मेन स्ट्रीम की मीडिया ने कभी याद किया न बुला दिया है, तो इस बाबत आज हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल में उसके इस प्रेरणा से भरी जीवन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान थे और सच की राह में चल करके लोगों के लिए एक नई दिशा और दिशा दी है। इस बाबत आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं जसबीर भाटिया साहब। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मानवता को थैंक यू, आपने ये मौका दिया। मेरी जानकारी तो अभी बनी है, उनके बारे में सच्ची कहता हूँ, मुझे उनके बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था। कुंटे साहब ने, सिंह साहब ने भी बहुत विस्तार से बताया है उनके जीवन के बारे में। और बाबा अम्बेडकर साहब को तो हम जानते थे पहले, लेकिन उनको बनाने में इनका कितना बड़ा हाथ था, ये बात आज समझ आई है। तो देखें, जाति पाति की वजह से हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। सदियों से हम पिटते आ रहे हैं। हम डिवाइडेड हैं, असंगठित हैं। उसकी वजह से बाहर के लोगों ने हमारा फायदा उठाया, हमारे ऊपर राज किया। तो ऐसे महापुरुष जोगेंद्रनाथ मंडल जैसे, जिन्होंने सो कॉल्ड छोटी जाति, मुझे कहने में बुरा लगता है, छोटी जाति कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन चलो जो भी भारत ने उनको दिया, उसके होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन को शिक्षित किया। और जो उन्होंने भारत की आज़ादी में, संविधान में जो योगदान दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रेज़वर्दी है। तो हमें उनसे, मैं इससे ज्यादा कहूंगा कि हमें उनसे शिक्षा क्या लेनी है। संविधान बन गया, लेकिन संविधान की पालना तो नहीं हो रही। तो हमें उनके जीवन से क्या सीखना है, वो ये है कि हम सब लोग मिलके इस जाति पाति के जंगल से निकले हैं। ये जंगल है, जंगल में फंसा दिया गया, इसमें से हम निकले, हम इकट्ठे होए और जो रास्ता उन्होंने दिखाया हमें, उस रास्ते पे चल के हम सभी भारतीयों की उन्नति के लिए काम करें। तो मेरे ख्याल में उनके दिवस को मनाने का यही मतलब है कि उनके दिए हुए रास्ते के पर चलें और उनसे सीखें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। जी, तभी हम कह सकते हैं कि हमने उनका दिवस मनाया है, जयंती मनाई है। तो हमें उनके जीवन से सीखना है और आगे बढ़ना है। मैं इतना ही कह पाऊँ। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने सारांश में बहुत बड़ी बातें कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय सिंह साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। विजय सिंह साहब, हमें सुन पा रहे हैं?
जी सुन रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है और मैं जी पूरी अटेंशन से सुन रहा हूँ। जी जी। जिस दिन से मंडल साहब का जो जीवन है वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने पाकिस्तान में लॉ मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर के बाद में भारत में कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर बने और पाकिस्तान में एक ही समय में जोगेंद्र नाथ मंडल जी भी वो कानून मंत्री बने और लेबर मिनिस्टर बने। ये भी एक संजोग था। तो अगर इनके जीवन को हम देखें तो वो मानवता भरी और सच की राह में चलने के लिए अपना जो जीवन संघर्ष है, क्योंकि जो भी महान पुरुष है वो अपने जीवन में सच को धारण करता है और वही सच्चाई के माध्यम से समाज को आगे ले जाने की, प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे जोगेंद्र नाथ मंडल जी को आज हम याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत की मेन स्ट्रीम की मीडिया ने तो उसे भुला दिया है, लेकिन हम बहुसंख्यक समाज की जो सोशल मीडिया है और हमारा जो चैनल है उसके माध्यम से हम उन्हें याद करके आ, लोगों के जहन में एक नई प्रकाश और नई रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को एक नई रोशनी और योगेंद्र नाथ मंडल जी को जानने का मौका भी मिलेगा। इस बाबत हम ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास दोबारा इसलिए जाना चाहेंगे कि जो योगेंद्र नाथ मंडल जी का जो जीवनी है, उनके फादर उन्हें कहा करते थे, घर में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। इसको बार बार भाटिया साहब भी कहते हैं कि जीवन में अगर शिक्षित हो रहे हैं तो उसका एकमात्र मकसद है कि वो सच की राह में लोगों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। तो जिस ढंग से जोगेंद्र नाथ मंडल मंडल कहने से एक आभा को बिखेरता है, ऐसी उनकी आभा थी और जिस ढंग से उनका नाम था वैसा ही वो काम कर गए। तो आज के दिन पे हम जोगेंद्र नाथ मंडल जी के उनके योगदान को, जो बाबा साहब को हर कदम साथ देने के लिए उनका जो योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था, इस बाबत हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, ऐसे महान शख्सियतों के बारे में हमको अ, और क्या कुछ करना चाहिए, उनके इस जीवनी से, उनके इस प्रेरक प्रसंग से विजन सिंह साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए जगदीश जी, जी खुंटे साहब ने काफी विस्तार से समझा दिया हम लोगों को। एक आध बात उनकी बात सुन करके मेरे दिमाग में आई तो मैं कहना चाह रहा था, किसी भी चीज की जड़ में गहराई में जाना चाहिए अगर प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करना है, और फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस बंगाल के रहने वाले थे, और जैसा कि बताया खुंटे साहब ने कि वो चंडाल कम्युनिटी बोली जाती थी, जैसे हमारे यहाँ जो गाली होती है एक तरह से भंगी चमार जैसे कहते हैं, इस तरह से एक चंडाल कम्युनिटी जिसको नाम शूद्र भी कहते थे, तो उसमें वो हुए। अब ये चंडाल है क्या, नाम शूद्र है क्या? हम अगर इतिहास में थोड़ी सी नजर अगर हम डालें तो हमको पता चलेगा कि जो बुद्धिज्म समाप्त किया है वैष्णव बनकर के ब्राह्मणों ने, जो आज आज आप जो पुरी के शंकराचार्य गिरी पुरी भारतीय जो देख रहे हैं, जो फौजें बना करके नष्ट किया है, उस वक्त तक भी बंगाल में बौद्ध धर्म जीवित था और पाल वंशी राजा वहां पर थे। लेकिन खास बात यह है कि बौद्धों को चंडाल घोषित किया गया, अछूत घोषित किया गया, राक्षस घोषित किया गया। अगर आप इनके पुराणों को पढ़ लें तो वो कहेंगे कि अगर इसके दर्शन भी हो जाए तो मनुष्य को स्नान करना चाहिए। ये बौद्ध अपने को अरिहंत कहते हैं, सिद्ध कहते हैं। तो ये खास बात, ये हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस एरिया में वो हुए हैं, बुद्धिज्म उस वक्त सबसे अंत में वहां समाप्त हुआ है, और उन्हीं बौद्धों में संभवतः जिन्हें चंडाल कहते हैं, ये हमारे मंडल साहब पैदा हुए हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता था, खुंटे साहब ने उनकी तो बहुत अच्छी गहरी जानकारी है। 1932 का मंडल का पूना पैक्ट की बात की। पूना पैक्ट में जो बड़ा ऐतिहासिक घटना है वो खासतौर से इस देश के मजदूर किसानों के लिए, और उनको वो लोग समझते हैं कि इसका शेड्यूल कास्ट से मतलब है, नहीं, इसका माइनॉरिटी और किसान मजदूर सबसे संबंध है। इसको गहराई से समझना चाहिए। हमको ये जानना चाहिए कि क्या षड्यंत्र हुए हैं। अंग्रेजों ने कभी भी एज ए कास्ट हमको ट्रीट नहीं किया।
अंग्रेजी जमाने में उस वक्त जो पूना पैक्ट में जो कम्युनल अवार्ड मिला है वो डिप्रेस्ड क्लासेस के नाम से मिला है, एक माइनॉरिटी के रूप में मिला है, एक हिंदू के रूप में या जाति के रूप में नहीं मिला है। अनटचेबिलिटी के बेस पर जो लोग, बाबा साहब ने कहा, जो अनटचेबल हैं, जिनको की मन सड़कों पे नहीं चलने दिया जाता, जो मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, उनको हिंदू मुसलमान से दूर रखना चाहिए और ये क्लास के रूप में, वर्ग के रूप में इनको दिया जाना चाहिए। और अंग्रेजों ने इन्हें वर्ग के रूप में दिया था, लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन करके उसको फिर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट 1932 में बनी है। अब मैं इसको जोड़िए जरा मंडल साहब से। कैसे? मंडल साहब 1937 के चुनाव में पहली बार इंडिपेंडेंट चुन करके आए बकरगंज से। 1932 में जो हलचलें हुई वो उनको ये निश्चित है कि उनको जगाया होगा। ये घटना छोटी मोटी नहीं थी पूना पैक्ट की। और 1937 में 1940 तक मंडल साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना लीडर मान लिया। और एक चीज और भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब मंडल साहब को कैबिनेट में लिया गया 1940 में, तो वो सोहरावर्दी की गवर्नमेंट थी। जो मुस्लिम लीडर थे सो उनका नाम था पूरा, जैसा कि मैंने बताया, वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी। अब ये सोहरावर्दी क्या होता है हमारे लोग नहीं जानते ज्यादातर। जिस तरह चिश्तिया सूफी होते हैं, इसी तरह सोहरावर्दी सूफी होते हैं। सूफी परंपरा का आदमी था और इस सूफी परंपरा ने ही कबीर और नानक जैसे महापुरुषों को दिया है। लेकिन हमारा ध्यान इस सूफी परंपरा की तरफ नहीं जाता। हम लोग वहाँ ब्राह्मणी का विधवा का था, वो फलाना ये हुआ, उसको इतिहास को ठीक से टोटल कंफ्यूजन हिस्ट्री में फैलाया हुआ है इन लोगों ने। तो इस चीज को हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब 1940 में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, क्या आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम लीग का कैबिनेट मिनिस्टर बिना जिन्ना की मर्जी के कैबिनेट मिनिस्टर बना होगा? और फिर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, तो मंडल साहब को उस इंटरिम गवर्नमेंट में जो 5 आदमी मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किए थे, उसमें से मंडल साहब का नाम था। तो जिन्ना कितनी इंपॉर्टेंस उन्हें देते होंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए जब आप कहते हैं कि जब 4th क्लास फेल से बाबा साहब अम्बेडकर को हरवाया कांग्रेस ने, 4th क्लास फेल से बाबा साहब नागपुर तक से हरवाया, तो आप ये अंदाज कर सकते हैं कि जिन्ना के बिना, मुस्लिम लीग के बिना बाबा साहब का कैरियर करीब करीब इन लोगों ने खत्म कर दिया था। जैसौर और खुलना, जहां से कि मंडल साहब ने चुनवाया था उन्हें, वो भी पाकिस्तान को दे दिए गए थे, जबकि डोमिनेटिंग कम्युनिटी वहां मुस्लिम्स की नहीं थी। तो ये भयानक षड्यंत्र हम लोगों के साथ हुए हैं। लेकिन इसका एक मूल कारण यही है कि शिक्षा से हमको वंचित किया गया। हम योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा का जब तक अभियान नहीं चलाते और जब तक अपने महापुरुष जोगेंद्र नाथ मंडल, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, साहू जी महाराज, इन महापुरुषों को के कार्य और कर्तव्य नहीं जानते, तब तक ये उल्टी इतिहास पढ़ा करके आपको अपने ही गरीब भाइयों से लड़वाते रहेंगे हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। तो ये आज की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है इन सब चीजों को समझने की, और इतिहास में स्वतंत्र चिंतन हमारा होना चाहिए। इनकी इतिहास को पढ़ कर हम और पगला गए। तो ये एक अभियान चलाने की जरूरत है। बामसेफ ने ये काम किया था, लेकिन बामसेफ ने वो काम को आगे नहीं बढ़ाया और राजनीति में पड़ गई। अभी ये मैदान खुला हुआ है, इस काम को करने की जरूरत है। खुंटे साहब मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, काफी इन लोगों से जुड़े हुए हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ उसको बहुत गहराई से वो ज्यादा समझ रहे होंगे कि कैडर बिल्डिंग का वर्क कितना जरूरी है, जब तक आप समझा नहीं सकते लोगों को। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ योगेंद्र नाथ मंडल साहब को। और मुझे एक बात और भी याद आ रही है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं कह सकता, समय की कमी है। कुछ आगरा में भी ऐसी घटनाएं हुई जो जैसौर में हुई, जहां मैं पैदा हुआ हूँ। वहां पर एक लीडर हमारे हुए थे जो आर्य समाजियों ने तैयार किए थे, अछूतानंद। उनको इतना, वहां जाटव कम्युनिटी जो अम्बेडकर मूवमेंट को लाई है नॉर्थ इंडिया में, उनको इतना पॉइजन कर रखा था आर्य समाजियों ने कि पत्थर मार करके उनको भगा दिया था। तो कभी कभी मैं कहता हूँ ये सब नेकर पहने हुए थे और रहते आगरा के जाटव, अगर बाबा साहब आगरा में 1942 में ना आए होते और ये लेकर के अछूतानंद आए थे, तो हमें अपने इतिहास को समझना होगा और ऐसे महापुरुषों को श्रद्धांजलि देनी होगी और स्वतंत्र चिंतन हमको करना सीखना होगा। धन्यवाद।
जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेन सिंह साहब, आपने बहुत ही ओजस्वी रूप से हमारे दर्शकों को उनकी जीवन से प्रेरणा भरी बातें आपने कही है। मुझे लगता है इसका लाभ हमारे यूथ लोगों को मिलेगा और समाज को मिलेगा। जिस ढंग से योगेंद्र नाथ मंडल का अपने उस वेस्ट बंगाल में जहां वो जन्म लिए थे और जिस ढंग से आज की परिस्थितियां हैं, वहां पे जो जमींदारी प्रथा की चक्की में पीसने वाले कृषक ही थे, जिनके उद्धार के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। लगभग 2 करोड़ की आबादी उस इलाके में थी, जिस इलाके में वो थे, और सबसे बड़ी आबादी के रूप में ये जो खुडे साहब ने कहा कि चंडाल जाति के रूप में उनकी आबादी लगभग 80 लाख से ऊपर थी, और उस समुदाय में ये मंडल साहब पैदा हुए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो खेतीहर मजदूर और जो किसान थे, उनके साथ में जमींदारी प्रथा का कितना बड़ा शोषक वर्ग वहां पे पनपा हुआ था, और इसके लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे, और वही हालात आज भी देश की परिस्थिति में नजर आता है। मैं खुडे साहब के पास दोबारा फिर से जाना चाहूंगा। जिस ढंग से इस जमींदारी प्रथा को लेकर और किसानों के उद्धार के लिए जोगिंद्र मंडल साहब ने जो संघर्ष किया, आज की परिस्थिति में उस संदर्भ को किस ढंग से देखते हैं खुडे साहब? ये बहुत ही तर्कपूर्ण बात है। खास करके पश्चिम बंगाल की सीनरी पे हम जाते हैं। मैं पश्चिम बंगाल में मुझे रहने का मौका मिला, मैं 6 साल वहां रहा। ऐसे तो काम मैंने बहुत लंबे से 15-20 साल तक करता रहा, 15 साल तक किया वहां काम, और मुझे गांव-गांव जाने का मौका लगा। खास करके मैं नॉर्थ बंगाल, पूरे बंगाल का मैं लगभग ऐसा कोई जिला नहीं है, और जो मोटे मोटे कस्बे हैं तो वहां पर हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया हो, ऐसा कोई हो नहीं सकता। पूरी बांग्लादेश के बॉर्डर सीमा में देखेंगे, वहां से हल्दीबाड़ी से लेकर, आपने 3 बीघा का नाम सुना होगा। 3 बीघा जमीन का एक डिस्प्यूट है। 3 बीघा जमीन है, वो इंडिया के बीच में है, वो लेकिन है बांग्लादेश का, जमीन है बांग्लादेश का, और चारों तरफ से उसके पर जगह नहीं। पैसे जाने के लिए उनको आने के लिए परमिशन लेना पड़ता है अपने जमीन में आने के लिए। 3 बीघा है मात्र, और उसके 3 बीघा के ऊपर बहुत कहानी बनी है, स्टोरी भी बना है। तो ऐसी कहानियां बनी है। ये जो जमीन की आप बात कर रहे हो, ये क्या है, वहां पर जो कम्युनिज्म डेवलप हुआ, आपने सुना होगा चारू मजूमदार का नाम, नक्सलाइट मूवमेंट चला। मैं उस बेल्ट में, मैंने वहां पर हमारा एक स्कूल खोल के आए हम बाद में। तो उनका नक्सलबाड़ी करके एक जगह है, जिसको नक्सलबाड़ी के नाम से ही बड़ा फेमस है। तो नक्सलबाड़ी में हमने सावित्रीबाई फुले के नाम से स्कूल खोलने गए, तो हमें पूरी सारी कहानियां मिली। और पूरा बॉर्डर से देखे तो बांग्लादेश और दोनों का यहाँ से स्टार्ट करेंगे बसीरहट नदिया डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आप पूरा आगे तक जा करके रायगंज होते हुए पूरा जितना बॉर्डर पूरा देखेंगे, उसके दोनों तरफ सीमा में इस तरफ और उस तरफ बड़े पैमाने में जो नमोसूद्रा लोग हैं, चंडाल लोग हैं, और नमोसूद्रा के साथ साथ चाई मंडल मतलब साग सब्जी पैदा करने वाले, मछली मार में नस्कर, हल्दर, ये सारे लोगों ने बड़े पैमाने पर इधर आके बस गए। और इनकी संख्या ये वो सब शेड्यूल कास्ट में आते हैं वहाँ, ये सब शेड्यूल कास्ट में आते हैं। वहाँ मच्छी मार है, केवट है, बड़े पैमाने में संख्या में है, छोटी मछली से लेकर बड़ी मछली तक की। तो उनके वो मैं तो पूरा एक गाँव घुमा हूँ, इसकी मुझे जानकारी है पूरा। मैं एक बताना क्यों चाहता हूँ कि वहां पर जब ऑपरेशन वे हुआ, कम्युनिस्ट का आंदोलन चला, तो लोगों को कहा गया कि भाई हम टिलर टू द लैंड, जो जोतेगा, ये जोगीनाथ मंडल का जो आंदोलन था कि जो जोतेगा जमीन उसकी होनी चाहिए। इसी आंदोलन को लेके कम्युनिस्टों ने स्टार्ट किया, यहाँ भाई जो जोतेगा उसका जमीन होगी, जो जमीन को खेती करेगा जमीन उसके पास होना चाहिए। इसके चक्कर में लोगों ने बड़े पैमाने में कम्युनिस्ट के चक्कर में पड़ गए, और जैसे ही कम्युनिस्ट की सरकार बनी पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने उनको जमीन देने से, क्योंकि जमीन किनके पास था उस समय, सबसे ज्यादा जमीन कायस्थों के पास था, और मुख्यमंत्री कौन बना, कायस्थ बना, ज्योति बसु।
क्योंकि वो तो एरिया अंग भंग कलिंग, ये 3 एरिया में कायस्थों का साम्राज्य रहा है। पाल डायनेस्टी बोलते थे, तो पाल डायनेस्टी का उसमें था, तो सबसे ज्यादा जमीन कायस्थों के पास था। और कायस्थ लोगों के मुख्यमंत्री कायस्थ है, तो उन्होंने उनको कायस्थों को समझाया कि अगर तुमने मान गए तो ठीक है, अगर हमारे साथ आ जाओगे तो तुम्हारी जमीन बच जाएगी, अगर नहीं आओगे तो ये तो जो जोत हमने तो किया हुआ है, तो ये तो जो जमीन जोता है ये सब ले लेंगे। तो कायस्थों ने बड़े पैमाने में कम्युनिस्ट की ओर आ गए। ज्योति बसु का ये गेम खेल के गेम में बड़े फंस आ गए। तो उन्होंने अब तो लोगों को बोला कि भाई अब कैसे करें, ये भी कम्युनिस्ट के आदमी है और तुम भी कम्युनिस्ट के आदमी हो, आंदोलन करने वाले हो, जो जमीन लैंडलेस लेबरर हैं, जो भूमिहीन मजदूर लोग हैं, वो बोले कि भाई इनको दे करोगे, तो ऐसा करो ऑपरेशन बरगा स्टार्ट करो। बरगा क्या है? ऑपरेशन बरगा समझते हैं कि पहले मिलता था 25% हिस्सादारी, अगर खेती करते थे तो 1/4 हिस्सा खेती करने वाला को मिलता था, 3/4 हिस्सा जमींदार को चला जाता। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, जमीन आपके हाथ, मालिकाना हक कायस्थों के पास ही रहेगा, जो मालिक है जिनके उन्हीं के पास रहेगा, लेकिन आपको 25 के बजाय 40% मिल जाएगा, 15% और दिया, मालिकाना हक नहीं दिए। बात समझ रहे हैं? ऑपरेशन बरगा ये बहुत बड़ा गेम है, ये समझना है कि कम्युनिस्टों ने कैसे वहां पर इसीलिए वहां पे मरीज झाबी और जो बड़ा बड़ा घटना घटा है ना, उसकी कहानियां आप सुनोगे तो बहुत बड़ी, मैं लंबा कहानियां बता सकता हूँ उसके बारे में, जानता हूँ मैं एक मैं तो पूरा देखा है, पूरा गांव का घूमा हुआ है। इतने बड़े पैमाने में है, पूरा बॉर्डर एरिया में दोनों तरफ चंडालों की बड़ी पैमाने, इसीलिए उन्होंने मतुआ संघ बनाया। मतुआ है ना, मतुआ उनका एक सामाजिक संगठन, तो सामाजिक संगठन के माध्यम से उन्होंने क्रांति लाया, शिक्षा में क्रांति लाया। वहां मैं एक गांव गया जलपाईगुड़ी में, बालमारी करके एक जगह है, तो मैं तो नया नया गया था, मैं अंग्रेजी तो बोल सकता था, अब मैं बंगला मुझे आता नहीं था और मैं बंगला बोल नहीं सकता। तो मैंने वहां पर बोला कि भाई मैं इनको कैसे बात करूं, जिनके घर में गया था, तो मैं अब कैसे बात करूं। मैं अंग्रेजी में बोलने लगा भाई कि हाउ आई विल स्पीक विद देम, they do not understand, I cannot speak in Bengali, but they don't understand. I cannot speak in Bengali, I can only speak in English। ऐसा करके मैं इंग्लिश बोलने लगा। मैं सोचा मैं इंग्लिश वाला आदमी हूँ। एक 80 साल की बूढ़ी लेडी थी, वो बोली बेटा डोंट वरी, यू कैन स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश। वो मुझे दिन याद है आज भी। 80 साल की बूढ़ी, मुझे पता चला कि वो एमए इंग्लिश में टीचर थी, एमए पढ़ी थी इंग्लिश में और इंग्लिश टीचर रही है। सोच लीजिए 82, और मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1986 की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन में इतना एडवांस था, इसीलिए सबसे ज्यादा जो लाभ मिला आईएएस आईपीएस में, तो महाराष्ट्र को मिला और बंगाल को मिला। महाराष्ट्र को पहले फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा बंगाली लोग आईएएस बने, आईएएस और दूसरे नंबर और महाराष्ट्र के लोग बने, और बाद में फिर उत्तर प्रदेश और बाकी एरिया के लोगों को बाद में मौका मिला। लेकिन स्टार्टिंग में ये एजुकेशन का कितना बड़ा अंतर था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जो स्थिति बनी है, इसमें बहुत बड़ा योगेंद्रनाथ मंडल और मतुआ संघ का, और ये जो इसमें खास करके हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, इनका बहुत बड़ा योगदान, जिसने समाज को जोड़ दिया, समाज को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, और प्रोत्साहित करने के कारण से आज भले ही उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन अभी भी गर्व के साथ सीना तान के चल जीते हैं। ये उनकी खासियत है। कम्युनिज्म वहां इसीलिए डेवलप हो पाया। और बाद में हम एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास थे, उनसे हमारी बात होती थी। मैं बोला तुम कुछ प्रपोजल क्यों नहीं करते हो, एजुकेशन के सेकुलर कर दो, आप सब कर दो। बोले मैं कम्युनिस्ट के लोग भी यहाँ भी बैठे हुए हैं, जो वो टॉप के लोग नहीं चाहते, वो इंटरनली बोला करते। तो इसलिए मैं कहानियां बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत सारी अंदर की कहानी है। तो मेरा आज के दिन यही बताना है कि आज जो बंगाल में या शिक्षा में जो विकास हुआ है, शिक्षा के स्तर में जो आज डेवलपमेंट हुआ है, आज भी देखिए कि आज वहां पर सांप्रदायिक ताकत सर नहीं फैला पा रहा है। जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, डिवाइड करने की कोशिश किया। मुर्शिदाबाद और मालदा डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बाहुल एरिया है,
70% मुस्लिम बहुल है मुर्शिदाबाद और मालदा, लेकिन उसको बांग्लादेश में नहीं दिया। और फरीदपुर खुलना, जहां पर पूरा चंडालों का बेल्ट था, उसको वहां दे दिया गया। ये तो बहुत बड़ा साजिश था। ये तो गेम कर चुका। वही 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 केस लाहौर के साथ हुआ। लाहौर में भी हमारे लोगों की संख्या ज्यादा थी, उसको लाहौर को पाकिस्तान में दे दिया गया, और बाकी जहां पर मुस्लिम मेरी बहुल था, उसको इंडिया में रखा। ये बहुत बड़ा गेम खेला गया। ये साजिश हुई है। अभी साजिश पे जाएंगे तो डिटेल जाएंगे तो बहुत कहानी, लंबी कहानी है, इसके ऊपर लंबा चर्चा हो जाएगा। फिलहाल तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो ऑपरेशन हुआ है, जमीन का जो है टिलर टू द लैंड जो होना था, जो खेत जो जिसने जोता उसको मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये होने नहीं दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया खुडे साहब, आपने विस्तार से जोगेंद्र नाथ मंडल जी की जीवनी को आपने नजदीक से देखा है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास में आज के इस कार्यक्रम को शॉर्ट में ले जाते हुए मैं उनसे प्रतिक्रिया के रूप में जाना चाहूंगा। एक और मैं जस्ट बोलते बोलते एक शब्द रह गया, बहुत मुझे याद आता है कि चंडाल लोग बोला करते थे, चंडालों का काम है कि जो मर जाने के बाद में जो बॉडी जलाते हैं ना, तो बॉडी जलाने का काम, तो बोले कि हम पैसे जलाते हैं, हम तो जिंदा जला देंगे। बोले देखो, ये जब उन्होंने नील चाष का चला ना लड़ाई, तो बोले हम तो मुर्दा तो जलाते ही जलाते हैं, अब हम जिंदा जलाना शुरू कर देंगे अगर ज्यादा करोगे तो। ये आंदोलन भी उसने स्टार्ट करवाए थे जोगेंद्र नाथ मंडल ने। तो इसलिए उसकी लंबाई कहानी में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज जो लखीमपुर की जो खीरी की घटना हो रही है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे याद आ रहा है कि ये बिल्कुल ये ऐसा कहा उन्होंने कि चंडाल मुर्दा जलाते हैं, अब वो जिंदा लोगों को भी जलाना सीख जाएंगे। ये मत समझो कि चंडाल, इसीलिए वो नमो शूद्र, उन्होंने अपने आप को चंडाल कहना छोड़ करके बोला कि नमो शूद्र है, हम शूद्र मानने के लिए तैयार हैं। और जो शूद्र, ज्योतिबा फुले ने कहा शूद्र और अति शूद्र, तो बोले शूद्र और अति शूद्र, यही आंदोलन को पेरिया रामास्वामी नायकर ने शुरू किया। शूद्र द्रविडियन मतलब शूद्र, सभ्य द्रविडियन लोग, शूद्र लोग असभ्य नहीं, सभ्य द्रविडियन है। इसीलिए भले हम और मेहनत कश लोग थे, श्रमिक लोग थे, तो इसीलिए हम लोगों ने अपने श्रमिक लोगों का मान सम्मान के लिए शूद्र को शब्द को, लेकिन बाद में जब इन्होंने ग्रंथ लिखा तो ग्रंथ में उन्होंने शूद्र को फोर्थ श्रेणी में डाल करके शूद्र बना दिया। उनके धन संपत्ति सब छीन करके, शिक्षा संपत्ति सब छीन करके शूद्र बना दिया। अब वो शूद्र हो गए। इसीलिए ये जो शूद्र शब्द को आज हम अवहेलना की दृष्टि देखते हैं, लेकिन शूद्र एक्चुअल में शूद्रविनियन लोग हैं। यहाँ का नाग द्रविड़ों का जो श्रमण संस्कृति था, महान संस्कृति है, उसके बारे में तो कहानियां बोला जाए तो घंटों घंटों की कहानी है। तो इसलिए आज मैं ये बातें रखना बीच में जरूरी समझा। जी, बहुत शुक्रिया खुडे साहब। मैं विजेंद्र सिंह जी के पास लास्ट कमेंट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, अभी बातें जोगेंद्र मंडल जी के जीवन पर बहुत सारी बातें छन के आई है। मैं लास्ट में आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्ति भी करेंगे, टाइम भी हमारा हो रहा है, तो मैं जिस ढंग से मंडल साहब की जो प्रेरक भरी जो जीवन है, वो वाकई में जितनी भी हम गहराई में जाएंगे उतनी हमें सच का ज्ञान होगा और हमें एक प्रकाश मिलेगा। तो जोगेंद्र मंडल जी की जीवनी को लेकर हम आने वाले समय में कुछ और विस्तार से भी चर्चा करेंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से जो जोगेंद्र मंडल जी का जो मूल सारांश है, उसके बारे में एक निचोड़ के रूप में आप उनके विषय अंतर्गत शब्दों को बताने की कोशिश करें कि जोगेंद्र मंडल का जो जीवन दर्शन है वो समाज के लिए कितना प्रेरक है। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आज का, और ये सचमुच सेमिनार कराने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये इसमें आत्म जागृति हो सकती है इन चीजों से। खुंटे साहब ने जैसे चंडाल के लिए कहा, बाबा साहब ने एक हमारा ध्यान आकर्षित किया है, एक इतिहासकार हुए हैं सेन गुप्ता। तो उन्होंने ये कहा है कि ये एक ऐसा इतिहासकार हुआ है जिसने इस मुख्य समस्या के ऊपर ध्यान किया है, हमारे भारतीय इतिहासकारों का ध्यान भी नहीं गया है। आखिर क्या कारण है कि जो बौद्धों के बड़े बड़े केंद्र थे, चाहे बिहार शरीफ हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कपिलवस्तु हो, होलसेल में वहां मुसलमान मिलते हैं और वहीं के लोकल मुसलमान हैं।
आपने देखा होगा पंजाब के मुसलमानों में और बंगाल के मुसलमानों में खासतर बात यह है कि बंगाल के मुसलमान वहां के लोकल बांग्लादेशी मुसलमान है, बंगाली बोलते हैं। तो जो न जिन्हें आप नाम शूद्र कह रहे हैं, चंडाल कह रहे हैं, उनमें उनमें बस इतना ही फर्क है कि उस अपमान से बचने के लिए वो बौद्ध लोग मुसलमान हो गए। कुछ हैं जो मुसलमान नहीं हुए, बात एक ही है, वो कहीं से अलग नहीं है। पहली बात तो मैं ये ध्यान, सेन गुप्ता हिस्टोरियन है, बहुत बड़े, उन्होंने भारत के गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट भी किया था 1857 का गदर के ऊपर किताब लिखने के लिए। मैं बीच में शब्द जोड़ना चाहता हूँ आपका। मैं आप बाद में बात कह दीजिएगा, जरा बाद में कह दीजिए, वो तारतम्य में निकल जाता है ना, जरा तारतम्य में निकल जाता है दिमाग से, तो थोड़ा सा इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए दूरदृष्टि इनकी कितनी जाती है, आपकी नहीं जाती। बाबा साहब ने बताया तब भी नहीं गई। जगजीवन बाबू 1927 में निकले थे बिहार में कोई दलित नेता की तलाश में। 1927 में हिंदू महासभा के आदमी थे, कांग्रेसी भी थे बेसिकली। वो क्यों निकले थे? क्योंकि 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति में सक्रिय हो गए थे और कांग्रेस के दिमाग में आया था कि इसकी काट कोई ना कोई जरूरी है और हीरे को हीरे से ही काटा जा सकता है। तो बाबू जगजीवन राम 1927 में जो खोज हैं वो मदन मोहन मालवीय की हैं, वो तिलक की कैलिबर थी उनकी, हिंदू महासभा वाले थे। तो देखिए खास बात यह है, जैसे कम्युनिस्टों के बारे में कहा, क्यों वहां कम्युनिज्म इतना स्ट्रांग है, एक बात हमको ये भी भूलनी नहीं चाहिए। कम्युनिस्टों में बाबा साहब ने तो उस वक्त कहा था दिस इज इट्स अ पार्टी ऑफ ब्राह्मण बॉयज, ब्राह्मण लड़कों की पार्टी है। लेकिन एक बात बड़ी, मैं बड़ा प्रभावित हूँ, 1966 के आसपास एक बहुत बड़ी सेमिनार हुई थी कम्युनिस्टों में और मैं लोहा मान गया उनका। बहुत बड़ी सेमिनार हुई थी, उसमें वेदांत के ऊपर एक जो फाउंडर मेंबर था, महाराष्ट्र का ब्राह्मण था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने उसके दामाद ने किताब लिखी थी, उसको ग्लोरीफाई ये किया था कि कार्ल मार्क्स को क्या कहना है। जो कार्ल मार्क्स ने कहा वो तो सब वेदांत में लिखा हुआ है। तो कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने उसको खदेड़ करके बाहर किया था, जबकि वो और वेदांत पर एक किताब उन्होंने 400 वो पूरी सेमिनार को छापा है। तो कम्युनिस्टों में बड़े पढ़े लिखे बड़े काबिल आदमी थे। अब बंगाल इसीलिए इतना आगे था कि 1911 तक तो राजधानी रहा है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की राजधानी 1911 के बाद में दिल्ली में आई है। तो कम्युनिस्टों का जो आपने जो बताया, खुंडे साहब ने, जमीन उसकी जो खेती जोतेगा, जो हल जोते खेती बाकी, तो ये प्रगतिशील शक्तियां थी। और जो हिंदू महासभा थी, इसको जो हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करने को उस वक्त भी पूरी ताकत लगा रही थी। जो आज आप देख रहे हैं, आज जो सामाजिक न्याय का जब प्रश्न उठता है, मंडल कमीशन जब आया तो इन्होंने मंडल को कमंडल में डालने के लिए सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया। कभी सिखों को टारगेट बनाया, कभी मुसलमानों को टारगेट बनाया, कल किसी और को भी टारगेट बना सकते हैं। तो खास बात यह है कि हमारे जो महापुरुष हैं, ये योगेंद्रनाथ मंडल जैसे, इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करते हैं, बशर्ते कि हम उनको तोते की तरह नहीं पढ़ते, हम स्वतंत्र चिंतन करते हैं। और बाबा साहब हिस्ट्री की बहुत अच्छी उन्हें जानकारी थी। सेन गुप्ता का मैंने इसलिए जिक्र किया है। बंगाल में आप देखते हैं, वहां के मुसलमान को गोरे नहीं मिलेंगे आपको, सामान्य तक वही जो लोकल मूल निवासी मिलेंगे। तो उनको आप अगर जिन्ना ने इतना सम्मान किया मंडल साहब का कि 1940 में कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने बनाया, इसके पीछे एक बात हमको और नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो सूफी परंपरा है इस्लाम की, जिसने कि इस्लाम को आम जनता तक, गरीबों तक पहुंचाया है, जिसमें से कबीर और नानक जैसे महापुरुष, रैदास जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, हमारा ध्यान वैष्णवों की तरफ चला जाएगा। तो ये इस पर सेमिनार करने की जरूरत है। मैं आज ये मौका आपने दिया है, बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने हमारे बड़े महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का, हमको सम्मान करने का हमको अवसर दिया। हम आपके चैनल के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजय सिंह साहब, आज की इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक चर्चा पर। जी मोटे साहब, आप कुछ जी समराइज करते आधा मिनट लेता हूँ। इन्होंने जो कहा ना, इस बात में विजय सिंह जी ने बोला बिल्कुल सच्चाई है। आप स्वामी विवेकानंद ने किताब लिखा है 10 उद्रा करके, उस किताब में उन्होंने जिक्र किया हुआ है जातिवाद के ऊपर में, कास्ट क्लास के ऊपर में ही लिखा हुआ है। उन्होंने उनको कहा कि इंडिया में जो मुसलमान बने हैं 95% लोग
पूरे इंडिया के लोग हैं, ये उन्होंने कहा, उनमें लिखा है। 95 जो इधर कोबलर थे, जो जूता बनाते थे, वो उधर जाके मुफ्ती बन गए। इधर जो हज्जाम, जो इधर नाई थे, उधर जाके हज्जाम बन गए। इधर जाके साग सब्जी पैदा करते थे, उधर जाके एक नाम और दे दिया, या अंसारी। और जिधर इधर पोस्टा का बुनकर का काम करते थे, उधर अंसारी बन गए। ये सारे वही लोग हैं। और जिन लोगों ने इस व्यवस्था से तंग आए, वही लोगों ने सेम हाल जो तंग आए, तो उधर सिखिज्म डेवलप हुआ। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इस देश में, जितने भी ये हिंदू व्यवस्था से जो त्रस्त हुए, और उस व्यवस्था ने इंसानों को इंसान नहीं माना, इससे त्रस्त होकर के ये सारा आया हुआ है। तो ये बांग्लादेश के और बांग्लादेश के संबंध में, और खासकर जोगेंद्रनाथ मंडल के संबंध में जब हम बात करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपना बात समाप्त करना चाहता हूँ। और जोगेंद्रनाथ मंडल की आज पुण्यतिथि पर मैं पुनः नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। जगदीश जी, एक बात याद आ गई मुझे, एक बात याद आ गई इसी संबंध में जो घुंटे साहब ने कहा है। एक बार मैं बॉर्डर के एरिया पे था, जहां पर कि मुसलमानों की बड़ी भारी आबादी थी, और जो कपिल वस्तु का इलाका है, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, 28 साल तक रहे थे वो, 29 साल तक। तो होली के दिन मैं जा रहा था वहां से निकल के मगर की साइड में, तो मैंने देखा कि भाई आज होली का दिन है, एकदम शाम को दिए सब बुझे हुए हैं, अंधेरा छाया हुआ है, क्या चक्कर है। तो मेरे गार्ड ने मुझसे कहा कि सर ये पाकिस्तान है। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान है, तो मैं समझ गया कि मुस्लिम लोग हैं। तो ये जो मुस्लिम है, सेन गुप्ता ने जो कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी सेमिनार कराएंगे आप तो पता चलेगा। ये उस अपमान से बचने के लिए हमारे मूल निवासी इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हीं में से ज्यादातर सिख कन्वर्ट हुए हैं। और जब बैठे हुए हैं इस वक्त हमारे माननीय जसवीर सिंह भाटिया साहब, 1829 में जब उनकी डेथ हुई है, महाराणा रणजीत सिंह की थी, तो उस वक्त तक शायद महाराजा का संरक्षण भी थोड़ा बहुत रहा होगा। उदासी बनकर के ये सब मंदिरों में ब्राह्मण लोग घुस गए थे, बौद्ध में, सिख गुरुद्वारों में, और नतीजा उसका ये हुआ था कि 1850 आते आते, यानी 1817 गदर से पहले सिखों की संख्या आधी रह गई थी, और ज्यादातर जो लोअर कास्ट के थे वो बेचारे फिर से ईसाई हो गए थे। तो इन्होंने गुस्सा उतारा ईसाइयों के खिलाफ, जबकि गुस्सा उतारना चाहिए था आर्य समाजियों से, लेकिन अपर कास्ट सिख आर्य समाजियों से मिल गया। तो ये जो है कारण यह है कि उनको इतिहास का जब तक आपको ठीक से पता नहीं होगा, वो लोग आपको भटका देंगे, आपका शत्रु आपको ही बना देंगे। तो हिस्ट्री को गौर से पढ़ना जरूरी है। और मैं कोई भाई एक मित्र के रूप में जो बात कहूं, कोई बुरी लगे तो क्षमा कर देंगे भाई। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सिंह साहब। मैं लास्ट कमेंट के लिए जसबीर भाटिया साहब के पास मैं लौटना चाहूंगा। भाटिया साहब, जिस ढंग से बातें आज एक बहुत अच्छी चर्चा हुई है, इस बाबत आप अपने अनुभव के आधार पर जो अभी चर्चा हुई है, इस पर अपने विचार रखें। लास्ट कमेंट जसबीर भाटिया साहब आपके। जी, धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं है, जो सो कॉल्ड बहुजन समाज जातिवाद कह लें, जो लोग पीड़ित हैं, डिप्रेस्ड थे, डिप्राइव्ड थे, इस मनोवाद की वजह से, तो कुदरती बात है कि जहां भी उनको कोई राहत मिले, वो रास्ता अपना ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कब तक वो इतना अत्याचार अन्याय सहते रहेंगे। तो जो सिंह साहब ने कहा, या भी कुंटे साहब ने कहा है कि ऐसे ईसाई बन गए, क्योंकि उनको, या मुसलमान बन गए, जो भी उनको रास्ता मिला अपनी कुछ इज्जत बचाने के लिए, उन्होंने अपना रास्ता अपनाया है। तो पंजाब में भी चूंकि रणजीत सिंह के बाद में उनकी 1839 में डेथ हो गई, तो उसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब में आके अपना हमला किया। उनके साथ साथ मिशनरी भी थे, और वहां भी ये जो जातिवाद का तो सब सारे भारत में है, पंजाब में भी है, हमेशा रहा है। तो वहां पर चूंकि आक्रमणकारी हमेशा ही पंजाब की तरफ से ही आते थे, अफगानिस्तान की तरफ से आते थे, तो वहां पर जो मुस्लिम की कन्वर्शन हुई है, जबरदस्ती भी हुई है, और लोगों ने अपनी इच्छा से भी हुई है। जो लोग पीड़ित थे
उन्होंने अपने आप ही कर लिया, उसमें सिख भी बने, तो उनको सिखों में भी राहत मिली, क्योंकि सिखों में भी जाति पाति का नहीं होता, और बड़े बहादुर योद्धा बने। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने 5 अपने प्यारे बनाए थे, वो पांचों के पांचों ही आदिवासी थे, पांचों ही आदिवासी थे, आपको मालूम होना चाहिए। वो सारे पंजाब से नहीं थे, उड़ीसा से भी थे, उड़ीसा से, गुजरात से थे, मध्य प्रदेश से थे, एक पंजाब से जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि गुरु साहबा ने हमेशा ही जो सो कॉल्ड छोटी जातियों को अपनाया है और उनके उत्थान के लिए जो भी किया है, उन्होंने जो कर सके इतने थोड़े समय में वो किया है। तो देखिए, आज सिख कौम जो है प्रोग्रेसिव है, आप खुद ही कहते हैं, अन्याय के सामने झुकते नहीं। जितनी शहादतें सिखों ने दी हैं उसका कोई अंदाजा ही नहीं, हजारों की तादाद में इनको हुआ है। 1857 में एक नया कुआं मिला है अजनाला में, पंजाब में, वो इंसान के अस्थियों से भरे पड़े, 1857 की बात है। तो ये बात जो है, इस सब का जो मूल जो कारण है वही है जातिवाद, उसका मूल कारण है। और वो, मैं ज्यादा इतिहास में न जाऊं, आप बहुत शिक्षित हैं, बहुत जानते हैं इसके बारे में। तो हमें सोचना यह है कि ये जो महान शक्तियां हुई हैं, बाबा साहब हुए हैं, मंडल साहब भी हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं, तो हमें उनका इतिहास भी जानना चाहिए, और जानने के बाद हमें अपने नौजवान पीढ़ी तक पहुंचाना भी चाहिए उस इतिहास को। हमारी नौजवान पीढ़ी जो है उनको कुछ पता नहीं इनके बारे में, तो जब तक वो इतिहास जानेंगे तब तक ही वो आगे बढ़ पाएंगे, अपनी तरक्की सोचेंगे, अपने को इस ये जो फंदा पड़ा हुआ है जातिवाद का, ये उतारेंगे अपने से और शिक्षित करेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये इतिहास जो है ये अपने नौजवान पीढ़ी को बताइए, ये आपका फर्ज है। कोई स्कूल कॉलेज में कोई नहीं बताएगा आपको। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा, बहुत कंक्लूड इतना शानदार किया। भाटिया साहब, हमारी तरफ से बताइए। आपने जो कहा, मैं उनकी बातों को मैं तहे दिल से बताना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहता हूँ कि एक काम मैं 1980 से ये काम शुरू किया, जब से सीखा तब से मैंने क्लास ही, मैं आज भी केडर लेता हूँ। जो मेरे अभी भाई जी बोल रहे थे अब हम लोगों को भी ले लीजिए केडर, एक आप केडर मैं लेता हूँ, अभी भी ले रहा हूँ। अभी भी वहां से कनाडा से एक अभी आए थे, सत्येंद्र करके, अभी भी आए थे, यहाँ पर आए थे। उनको यहाँ रह के मेरे 12 घंटा मेरे साथ रह करके उन्होंने पूरी जानकारी लेकर के अभी कुछ दिन पहले ही गए हैं। तो मैं अभी भी देते रहता हूँ, और यही हम लोग बताते रहते हैं, समाज की व्यवस्था के बारे में एक एक बारीकी से अध्ययन कराते रहते। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जस्ट मैंने क्लोजिंग करते करते, कि गुरु गोविंद सिंह साहब जब गुरु ग्रंथ लिख रहे थे तो उन्होंने सिक्खी भाषा में लिखा, लांड्रा। उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उस समय तो संस्कृत प्रचलित था, तो उन्होंने बोलते कि इसीलिए नहीं लिखा कि बोलेंगे कि भाई ये अगर संस्कृत में लिख दिए होते या हिंदी में लिख दिए होते तो ये कहते कि इन्होंने नकल किया है। इसीलिए उन्होंने एक लांड्रा भाषा पैदा करवा के, जो गुरुबाणी है, गुरु की जो लैंग्वेज है, वो पैदा करके उन्होंने अपना इतिहास बनाने का कोशिश किया। ये बहुत बड़ी क्रांति है। इसको समझना है कि इसके पीछे क्यों किया, क्योंकि उस व्यवस्था से वो किसी भी तरह संबंध नहीं बनाना चाहिए, उससे दुखी पीड़ित थे। उन्होंने तो जो झेला है, जो स्थिति अपने दो बच्चों को शहीद कर किया है, वो तो सारी कहानियां सारे आप लोगों को ज्यादा जानकारी है, मैं तो उसके बारे में भी बोलना चाहता हूँ। तो ये निश्चित रूप से मैं अंतिम करना चाहता हूँ कि ये जो आज जोगेंद्रनाथ मंडल की जो योगदान है, हमें आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान। मैं बार बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के पूरी जो 85-90% जो बात कर रहे हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज जो इनमें से कन्वर्टेड हैं, ये सब के सब शुक्रगुजार होना चाहिए जोगेंद्रनाथ मंडल का, कि जिनके कारण से हमें आजादी के बिगुल बजा पाए और डॉक्टर अम्बेडकर का सानिध्य से हमें संविधान मिल पाया, ताकि हम अपने अधिकार को और कर्तव्य को समझ पाए। सबको मानवता चैनल को धन्यवाद।
जी, बहुत शुक्रिया आज के इस कहूंगा महत्वपूर्ण कि डिबेट शुरू पर। की जो आपने सिखों की शुरू की, गुरु गोविंद सिंह की बात की है, आपने एकदम ठीक कहा है कि जो गुरुमुखी, हम पंजाबी को हाँ गुरुमुखी कहते हैं, गुरुमुखी की भाषा जो हाँ लिपि है, लिपि, क्योंकि हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए तो छोटी जातियों को पढ़ने नहीं देता था ना, तो उन्होंने अपनी भाषा शुरू की। अच्छा, ये तो सब पढ़ेंगे, इनको तो नहीं रोक सकता कोई, तो शिक्षा के लिए हमेशा उन्होंने कोशिश की है। और ये दूसरे गुरु 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 अंगद देव जी ने ये भाषा, ये लिपि को लंडा जैसे आप कहते हैं उसको इम्प्रूव करके एक गुरुमुखी बनाई। एक बात और कहूंगा कि आज चूंकि बात चल रही है बात की, तो मैं ये दावे से साथ कहता हूँ, विजेंद्र सिंह पहले जानते हैं, बात कर चुका हूँ, अगर सिख अपनी शहीदियां ना देते, पंजाब में लड़ाइयां ना करते, तो मैं पक्का कहता हूं कि आज दिल्ली तक, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कुछ चीज, उत्तर प्रदेश आज अफगानिस्तान का हिस्सा होता। पक्का क्या पक्का वो 100%। अफगानिस्तान का हिस्सा था, वो कभी ये आजाद नहीं हो सकता था, क्योंकि इंग्लिश लोगों के पास भी इतनी ताकत नहीं थी ये पठानों से लड़ सकते। आज तक लड़ रहे हैं, अमेरिका फेल हो गया है, रशिया फेल हो गया, फिर भी उनके साथ भी ये नहीं कर सकते। तो ये भारत का आधा हिस्सा समझ, जितना भी हिस्सा समझो, आज अफगानिस्तान में होता, ये इसलिए कि सिखों ने अपनी शहीदियां दी है। इस देश को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में टी.आर. फुटे साहब ने भाग लिया, ब्रिजेश सिंह साहब का और जसबीर भाटिया साहब का, संतोष साहू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। जी भाटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अब शिक्षा की बात चली थी ना, खोटे साहब ने कहा, हम अपनी बिटिया रूपसा को, जो इस प्रोग्राम में जुड़ती हैं कभी कभी, उनसे मैंने बहुत लंबी बात की है, बहुत एजुकेटेड है, इतनी अच्छी इंग्लिश लिखती हैं वो। मैंने जगदीश जी के साथ मिलके कहा है कि उसको, बच्ची को यहाँ लाया जाए, उसके लिए छोटा सा स्कूल खोला जाए, और शिक्षा की बात जो आप कर रहे हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब उसकी मदद करिए, उसको बहुत जरूरत है, उसके बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरत है उस लड़की को। वो बच्ची बेचारी अपने जीवन से खेल रही है, इतनी उसकी हालत खराब है आज। तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब मिलके बिल्कुल प्लीज उसकी बिल्कुल। मदद। इसलिए धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी मेहमानों का, खुडे साहब का, जसबीर भाटिया साहब का, विजय सिंह साहब का, संतोष साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी।